नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट से। तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शंस हैं। जो करेक्ट होगा उसके सामने आपको स्टार बनाना है। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? आपके ऑप्शंस हैं चरण, वंशी, हिमालय या सिंधु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सिंधु। जो दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तरी क्यों चुने। तो आप पहले क्वेश्चन के लिए लिखोगे, कविता की चौथी पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ चरण तले मतलब पैरों के नीचे का अर्थ है भारत के दक्षिण भाग से है जहाँ हिंद महासागर स्थित है। और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लिखोगे, कविता में हिमालय, गंगा, यमुना, झरने, कोयल, अमराइया और मलय पवन जैसी प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसलिए यह कविता मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता और महानता की प्रशंसा करती है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही शब्दों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द हैं और ये इनके अर्थ हैं जिनको हमें इनसे मिलाना है। जैसे हिमालय, तो हिमालय का हो जाएगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। मलय पवन, दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। सिंधु, समुद्र एक नदी का नाम। गंगा, यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता, जनक की पुत्री जानकी। गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो आप इसका अर्थ लिखोगे, कवि कहता है कि भारत ऐसी भूमि है जहाँ वीरों ने युद्ध लड़े और जहाँ गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लेकर दुनिया को दया और सत्य का मार्ग दिखाया, इसलिए भारत उनकी जन्मभूमि और मातृभूमि है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। जैसे कोयल कहाँ रहती है, तो आप उत्तर लिखोगे, कोयल घने पेड़ों और अमराइयों जो कि आम के बागों को कहते हैं में रहती हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, तन मन कौन संवारती है, तो बहती हुई मलय पवन तन मन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो आप उत्तर लिखोगे, श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो उत्तर हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध ने दया और ज्ञान की सीख देकर भारत का यश बढ़ाया या फिर गौरव बढ़ाया। यह लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग और जोश। और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना और फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो आप उत्तर लिखोगे, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, इसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका, नदियों, पहाड़ों और प्रकृति में सुंदरता चारों ओर फैल रही है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, किसका पानी लहर रहा है, उसका उत्तर आप लिखोगे, गंगा, यमुना और अन्य नदियों का पानी लहर रहा है। कविता की रचना, गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों का थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता लगेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए, जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है।
तो आप इसका उत्तर लिखोगे कविता की कुछ विशेषताएं, जैसे इसमें तुकान शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है, भारत के महान व्यक्तियों का उल्लेख है यानी कि उनके बारे में बताया गया है, कविता में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है और कवि ने सरल और सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। मिलान स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। जैसे वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, तो इसका हो जाएगा मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, तो इसका हो जाएगा वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, इसका अर्थ है यहाँ आम के घने उद्यान हैं यानी कि बाग हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। तो आप उत्तर लिखोगे कोयल वसंत ऋतु में खुश होकर गाती हैं, वे अपने साथी को बुलाने या फिर अपनी खुशी प्रकट करने के लिए पुकारती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे मलय पवन पेड़ पौधों फूलों और सुगंध को फैलाकर लोगों के तन और मन को प्रसन्न करती हैं, इससे वातावरण ठंडा और सुखद हो जाता है। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे पंक्तियां दी गई हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, इसका अर्थ है हर पग या फिर हर कदम पर। ऐसे शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये जोड़े दिए गए हैं, उनके अर्थ फिर हमने यहाँ पे बताए हैं। जैसे घर घर, तो घर घर का मतलब होगा कि हर घर में। बाल बाल, बाल बाल मतलब बहुत मुश्किल से बचना। सांस सांस, हर सांस में। देश देश, हर देश में। पर्वत पर्वत, हर पर्वत पर। वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो यहाँ पर संकेत दिया गया है, इसका मतलब यह है कि हमें जो ये शब्द दिए गए हैं इनके साथ में भूमि शब्द जोड़ना है और जो शब्द बनेगा उसका फिर हमें अर्थ लिखना है। तो शब्द दिए गए हमें तप, देव, भारत, जन, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यंग, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध और आदि। तो आप इस तरीके से बनाओगे। तपोभूमि, तपोभूमि का होता है जहाँ तप या साधना की जाती है। देवभूमि, देवताओं की भूमि या पवित्र स्थान। भारत भूमि, भारत देश की धरती। जन्मभूमि, जहाँ किसी का जन्म हुआ। कर्म भूमि, जहाँ मनुष्य अपने कर्म करता है, अपने कार्य करता है। कर्तव्य भूमि, जहाँ अपने कर्तव्यों को निभाया जाता है। मरुभूमि, रेगिस्तान या फिर रेत वाली भूमि। मलय भूमि, मलय पर्वत की सुगंधित भूमि। लीला भूमि, जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हो। यज्ञ भूमि, जहाँ यज्ञ किया जाता है। रंग भूमि, नाटक या खेल का मैदान। रणभूमि, युद्ध का मैदान। सिद्ध भूमि, जहाँ साधना से सिद्धि प्राप्त हुई हो। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो बच्चों हमें इस तरीके से शब्द ढूंढने हैं और फिर उनका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मात्राओं का अंतर होगा केवल, दिया और फिर दिया। तो इस दिया का अंतर मतलब होगा देना और इसका दीपक। घड़ा मतलब मटका, घड़ी मतलब समय देखने वाली। सुत मतलब बेटा, सूत मतलब धागा। पवन मीन्स हवा, पवन मीन्स पवित्र। दिन, दिवस, दीन, गरीब। कुल, वंश और कुल मतलब किनारा। और दिशा, और तथा या फिर दूसरा। समान मतलब बराबर, सामान मतलब वस्तुएं। अंदर, भीतर, अंतर, भेद या फिर फर्क होना। क्रम मतलब सिलसिला और कर्म काम या फिर कार्य। आपकी बात, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। जैसे संकेत दिया गया है प्रकृति, खान पान, जलवायु या प्रसिद्ध स्थान आदि, तो आपको इनके बारे में बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप डाल देना। जैसे मैंने लिखा है, मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक शहर में रहता हूँ। यहाँ की जलवायु सामान्य है, यहाँ के लोग
अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे रोटी, दाल और सब्जी। यहाँ कई प्रसिद्ध स्थान, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल भी हैं। मुझे अपना स्थान बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सेकंड है इसमें, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो परिवार के सदस्य के बारे में, मेरी माँ बहुत दयालु और मेहनती है, वह पूरे परिवार का ध्यान रखती है, वह मुझे पढ़ाई में मदद करती है और अच्छी बातें सिखाती है, मुझे उनकी यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप अपनी माँ, अपने पापा, अपनी बहन, अपने भाई, जो भी आपको पसंद हो उसके बारे में लिख सकते हो। वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम शब्द जाल में खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो बच्चों ये चित्र दिए गए हैं, तो इनके क्या क्या नाम है, जैसे इसको बोलते हैं हम अलगोजा, ये होता है बीन, ये होती है बांसुरी और ये सेंगी, ये सहनाई, ये नादस्वरम, ये कोरा और ये शंख। हमें इनको यहाँ पर छांट कर लिखना है, जैसे ये हो जाएगा आपका सहनाई, बांसुरी, शंख, बीन, सेंगी, नादस्वरम, बंकोरा और अलगोजा। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ अक्षर दिए गए हैं जो आपको अपने अनुसार चेंज करने हैं, जो भी इनका सार्थक शब्द बनेगा। तो आप इनकी जो है क्रम चेंज कर सकते हो और उसमें मात्रा लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इनका दिया हुआ है, तो इसको उन्होंने बनाया महासागर, तो ऐसे ही हम और यल लिखा है, तो इसका हो सकता है हिमालय। फिर गै गै लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा गंगा। फिर भय तैर है, तो इससे क्या बनेगा भारत या फिर भीतर बन जाएगा। ले कै ये, तो इसका क्या हो जाएगा कोयल। और फिर वै न पे, तो इससे हो जाएगा पवन। झरोखे से आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों जानते हैं वंदे मातरम का अर्थ। वंदे मातरम जिसका अर्थ है हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम अर्थात तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम अर्थात तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। सस्य श्यामलाम मातराम अर्थात तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनी अर्थात जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फूल कुसुमित धूम्रदल शोभिनी अर्थात जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणी अर्थात सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम अर्थात सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी पर इसे संगीत के साथ भी सुन सकते हो। साझी समझ, आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे बच्चों आप, दोनों में समान बातें। जैसे दोनों रचनाओं में भारत देश की प्रशंसा की गई है, दोनों में देश को माँ के रूप में माना गया है, दोनों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, दोनों रचनाएं देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती है और दोनों में नदियाँ, खेत, पेड़ पौधे और हवा जैसी प्राकृतिक चीज़ों का उल्लेख है। फिर आप लिखोगे दोनों में अलग बातें। अलग बातें क्या क्या हो सकती हैं? मातृभूमि एक कविता है जबकि वंदे मातरम एक देशभक्ति गीत है। मातृभूमि में राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों का उल्लेख है। वंदे मातरम में देश की सुंदरता और समृद्धि का अधिक वर्णन है। मातृभूमि की भाषा सरल और समझने में आसान है, जबकि वंदे मातरम की भाषा थोड़ी कठिन और संस्कृत निष्ठ है। के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे हुए समझे। जैसे स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में ना हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा और यह महिमा में अपना भारत।
तो बच्चों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।